अच्छा देखो बेटा, अब जो है मैंने आपको बताया था कि शुरू में हमारे पास एक तो कॉस्ट मॉडल होता है, उसको हमने देखा कि इनिशियल मेजरमेंट किस तरह से होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रीवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, बड़ा डिटेल में हम लोगों ने उसको देखा। ठीक है। और फिर उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट क्या होता है कि एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। डिस्पोज ऑफ मतलब कि या तो आप एसेट को सेल कर देते हो, या तो आप एसेट को डिस्कार्ड कर देते हो यानी कि फेंक देते हो विदाउट एनी प्रोसीड, या फिर आप एसेट को क्या कर देते हो, एक्सचेंज कर देते हो विद सिमिलर टाइप ऑफ एसेट। ठीक है। अब ये जो डिस्पोजल ऑफ एसेट है, ये हम क्वेश्चंस पे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ रहा होगा आप लोगों के पास, तो हम लोग इसकी वर्किंग जो है वो सीख लेंगे। वैसे नॉर्मल आपको बता देता हूँ कि जब आप एसेट को एक्सचेंज करते हो, तो जो न्यू एसेट आपके पास आ रहा होगा, एक्सचेंज कर लो मतलब कि एसेट देकर उसके बदले में दूसरा एसेट ले रहे हो। पुराना एसेट देकर उसके बदले में दूसरा एसेट ले रहे हो। तो आपने अपने एसेट को, जो नया एसेट आया है, उसको आप अपने किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करोगे। स्टेप नंबर वन ये है कि द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, यानी कि जो आपने एसेट लिया है। ठीक है। मैंने जो है वो अपना ये वाला आईफोन जो है वो सेल करके दे करके एक ऊपर का मॉडल जो है वो ले लिया सपोज करो। तो जो ऊपर का मॉडल है उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू पे मैं अपने एसेट को या आईफोन को क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। तो द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, यानी कि जो नया एसेट है एक्सचेंज में जो आपके पास आ रहा है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, या सेल तो करते वक्त नहीं आएगा, एक्सचेंज करते वक्त आएगा। तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उस पर आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। पहला पॉइंट। लेट्स सपोज इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट अवेलेबल, आपके पास एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो अवेलेबल ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप क्या करोगे, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड माइनस रिसीव। जो आप पुराना वाला एसेट दे रहे हो, जो आप अपना पुराना वाला एसेट दे, जैसे कि ये मैं अपना पुराना वाला आईफोन दे रहा हूँ और उसके बदले में नया आईफोन ले रहा हूँ। पहली कंडीशन तो ये है कि जो नए आईफोन की वैल्यू है उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूंगा। अगर नए आईफोन की वैल्यू नहीं है, तो जो मैं पुराना वाला आईफोन दे रहा हूँ इसकी क्या वैल्यू है, फेयर वैल्यू क्या है, और प्लस मुझे ऊपर से कैश कितना देना पड़ रहा है उस नए आईफोन को लेने के चक्कर में। जब भी आप मार्केट में जाते हो, मोबाइल फोन कभी एक्सचेंज किया होगा आप लोगों ने, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो जब मोबाइल फोन एक्सचेंज किया होगा, अगर एक अच्छे मॉडल पे जा रहे होते हो, तो पुराना वाला मॉडल आपसे वो रखता है और फिर आपसे कुछ ना कुछ पैसे भी तो लेता है। कि जो आपने कैश दिया और जिस वैल्यू पर आपने अपने पुराने वाले एसेट को छोड़ा है, यानी कि द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड, जितना आपने कैश पे किया। लेट सपोज कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं इसके बदले में कम मॉडल का आईफोन ले रहा हूँ, तो फिर मुझे कैश पे ही नहीं करना पड़ेगा, मुझे कैश मिलेगा। तो अगर कैश मिल रहा है तो वो माइनस कर दो, और अगर कैश पे कर रहे हो आप, तो फिर वो क्या करोगे, ऐड करो। जैसे दुकान पे गया, शॉप पे गया, उसने कहा कि मैं आपका ये वाला जो है वो 1 लाख रुपए में लूंगा, और प्लस आपको मुझे 10,000 और देने पड़ेंगे, आपको ऊपर का मॉडल मिल जाएगा। तो मैं जो अपने पास न्यू आईफोन को रिकॉग्नाइज करूंगा 1,10,000 का बिल, 1 लाख पे गिवन अप किया, 10,000 मैंने और पे किए, तो 1,10,000। अगर कोई पुराना वाला मॉडल ले लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो कहेगा कि भाई ये वाला आईफोन मैं आपका 1 लाख का रख लेता हूँ। ठीक है। और 10,000 पे आप मुझसे और ले लो, और ये पुराना वाला मॉडल ले लो। तो 90,000 का मैं अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करूँ। तो कैश अगर पे कर रहे हो तो वो ऐड कर दो। अगर आपको नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो जो पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू होगी उसमें जितना आपने कैश पे किया उसको क्या कर दोगे, ऐड कर। फिर उसके बाद लेट्स सपोज अगर पुराने वाले एसेट की भी फेयर वैल्यू गिवन ना हो, तो जो आपके पुराने एसेट की कैरिंग वैल्यू होगी, जिस टाइम पर आप एसेट को गिवन अप कर रहे होगे, सेल कर रहे होगे, एक्सचेंज कर रहे होगे,
उस कैरिंग वैल्यू को ले लेना प्लस जितना कैश पे कर रहे हो वो ऐड कर देना। ठीक है, तो ये एक्सचेंज की वर्किंग होती है कि नए एसेट को आप किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हो। पहली बार कि जो उसकी फेयर वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड होगा। अगर फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो जो पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू है और जितना आपने कैश पे किया है वो ऐड करके रिकॉर्ड होगा। अगर पुराने वाले एसेट की भी फेयर वैल्यू ना हो तो फिर जो पुराने वाले एसेट की कैरिंग वैल्यू है उस टाइम की, जिस टाइम आप एक्सचेंज कर रहे हो, और जितना आपने कैश दिया है वो ऐड करके रिकॉर्ड। तो ये तीन कंडीशन याद रखिएगा एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, डिस्पोजल पर जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हो तो शायद आप लोगों ने ये बात सुनी हो या ना सुनी हो। एक मार्केट के अंदर चीज है, जैसे सपोज करो मैं एसेट को सेल कर, एसेट को सेल कर रहा हूँ। कितने बच्चों ने डिस्पोजल की वर्किंग पढ़ी है, एसेट को सेल करते वक्त की वर्किंग पढ़ी है? कितने बच्चे ने, कितने बच्चों ने पढ़ी? कितने बच्चों ने पढ़ी? जब आप एसिड को सेल कर रहे हो तो यार मेरे ख्याल में बीबीए एमबीए करके तो आ ही रहे होंगे। कितने बच्चों ने पढ़ी है ये वाली वर्किंग? जब आप एसिड को सेल कर रहे होते हो तो लॉस और गेन अब तक कितने बच्चों ने फाइंड आउट किया? किसी ने भी नहीं किया? पढ़ी थी सर? अच्छा, बाकी सारे सो रहे हैं। कितने बच्चों ने पढ़ी है वर्किंग ये? चलो सुनो, जब आप एसिड को सेल कर रहे हो तो खामोशी से दबा कर बैठे हुए हो आप लोग, ठीक है, पढ़ी सबने होगी मुझे पता है। इस लेवल पर आ गए हो ना ML2 के अंदर, तो आप हो ही नहीं सकता यार डिस्पोजल की। अगर किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स से है तो ऑब्वियस सी बात है यार, ओएल में भी पढ़कर आए होंगे। ओएल से आ रहे होंगे, कुछ बीकॉम से आ रहे होंगे, कुछ कुछ एडीसी से आ रहे होंगे, कुछ बीबीए से आ रहे होंगे, कुछ एमबीए से आ रहे होंगे। तो जितने भी कर कर आ रहे हो ना, तो सबने पढ़ी होगी डिस्पोजल की तरफ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पढ़े। हाँ देखो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी थी, याद नहीं। लेट सपोज हम एक एसेट को सही करते हैं। हमारे एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख। ठीक है, एसेट को सेल करने की वर्किंग ये होती है कि आप उसकी कैरिंग वैल्यू निकालते हो। पहली बात तो सपोज करो कि 1 लाख एसेट की कॉस्ट थी, 10 साल उसकी लाइफ थी। ठीक है, और मैं उस एसेट को 2 साल बाद क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो मैं उसमें से लेस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2 साल का डेप्रिसिएशन होगा, यानी कि मान लेते हैं 20,000। 1 लाख एसेट की कॉस्ट है, 10 साल अगर उसकी लाइफ है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 होगा, 2 साल का कितना हो जाएगा, 20,000 होगा। तो जो उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80,000। ये अभी मैं सेल की वर्किंग बता रहा हूँ आपको, सेल ऑफ एसेट, एक्सचेंज नहीं बता रहा, सेल बता रहा हूँ। कि आपने मार्केट में बेच दिया, कुछ नया नहीं लिया, कैश आया आपके पास। अब बेचा आपने कितने का है, उस वैल्यू को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। सेल्स वैल्यू को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। सपोज करो मार्केट में आपका एसेट जो है वो 90,000 का बिक गया। 80,000 कैरिंग वैल्यू थी, 10,000 आपके पास एक्सिस में बिक गया। इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, गेन, गेन ऑन सेल। और इस गेन को आप रिपोर्ट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आ रही है बात? ये पढ़कर आए तो आप लोग, जब आप एसेट को सेल करते हो। अब याद आया कुछ? ऐसे ही होता था एसेट को, आप जो भी गेन होता है, अगर सेल्स वैल्यू ज्यादा होती है तो क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। और अगर सेल्स वैल्यू कम हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है।
और उस गेन और लॉस को हम कहाँ रिपोर्ट करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिपोर्ट करते हैं। क्यों रिपोर्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इस गेन या लॉस? क्या रीजन है जिसकी वजह से, सपोज कर लो कि हम मैं ये करता हूँ कि 90,000 की जगह मैं एसेट को सेल कर रहा हूँ 70,000 का, तो अब मुझे 10,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस लॉस को फिर मैं कहाँ रिपोर्ट करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं इस गेन और लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करता हूँ? रिपोर्ट करता हूँ। उसका रीजन सुनो। देखो, आपके एसेट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1 लाख थी। और मार्केट में आप कितने का बेच रहे हो उसका? उसको सेल्स वैल्यू कितनी है? सेल्स वैल्यू मार्केट में कितनी है उसकी? 70,000। एक्चुअल में तो लॉस कितना हो रहा है? 30,000 का हो। ठीक है। एसेट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 1 लाख थी, और मार्केट में आपने उसको कितने का बेचा है? 70,000 का बेचा है। तो एक्चुअल में जो लॉस हो रहा है वो तो कितने का हो रहा है? 30,000 का हो रहा है। लेकिन सर इस लॉस में से 20,000 का मैं डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ पिछले 2 सालों के अंदर। पिछले 2 सालों के अंदर 20,000 का डेप्रिसिएशन में क्या कर चुका हूँ? रिकॉर्ड कर चुका हूँ पिछले 2 सालों में। ये जो 10,000 रह गया है, बेसिकली ये लॉस के नाम से तो रिपोर्ट होता है, लेकिन ये भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन, जब मैं एसेट को यूज कर रहा होता हूँ, यूज करते वक्त जो मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा होता हूँ, वो डेप्रिसिएशन क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है। मुझे कंफर्म तो नहीं पता होता ना, एस्टिमेटेड लाइफ रखी हुई होती है 10 साल। 11 साल भी चल सकता है, 12 साल भी चल सकता है, 8 साल भी चल सकता है। लेकिन मैंने एस्टिमेटेड लाइफ रखी हुई 10 साल, और उसके हिसाब से ही मैं क्या कर रहा हूँ? डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली जो है, ये मेरा एसेट जो है वो 1 लाख से कितने पे आ गया है? 70,000 पे आ गया। जो मेरा एसेट की जो वैल्यू कम हुई है वो 30,000 से कम हुई। डेप्रिसिएशन जो हुआ है वो 30,000 से कम हुआ, जिसमें से 20,000 में अपनी पिछली इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर चुका हूँ 10,000 से। और 10,000 का डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मेरा डेप्रिसिएशन क्या था? एस्टिमेटेड था। तो ये जो 10,000 का जो मैं लॉस बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बुक कर रहा होता हूँ, ये जो लॉस होता है ये डेप्रिसिएशन की मद में होता है। लेकिन नाम से किस नाम से जा रहा होता है? नाम से जा रहा होता है लॉस ऑन डिस्पोजल, या अगर गेन हो रहा होता तो गेन ऑन डिस्पोजल। ये लॉस और गेन तब होता है अगर मैं डेप्रिसिएशन उसकी लाइफ के अंदर, जब मैंने उसको यूज किया है, कम चार्ज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं उस एसेट को बेचने लगूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और अगर मैं एसिड का डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करता हूँ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे 10,000 की जगह मैं एसिड का डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 जो है वो चार्ज करना शुरू कर देता, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो रिपोर्ट होता। तो मेरे एसिड की वैल्यू 60,000 की निकल कर आती, और जब मार्केट में उसको बेचने का जाता तो 70,000 का जाता, तो 10,000 का क्या होता? गेन होता। ये जो गेन है बेसिकली मैंने पिछले सालों के अंदर एक्सिस डेप्रिसिएशन क्या कर रखा है? चार्ज कर रखा है। तो ये जो बेसिक इसका कंसेप्ट होता है, अब तक हम लोग ये समझते हुए आए कि जो ये लॉस और गेन होता है, ये क्या होता है? लॉस और गेन होता है। हमने एसेट को बेचा तो हमारा एसेट कम में बिक गया या ज्यादा में बिक गया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि आपने एसेट को डेप्रिशिएट कम किया है, या आपने एसेट को जो है वो डेप्रिशिएट ज्यादा किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लॉस और गेन जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। और मैं मजे की बात बताऊं, इस डेप्रिसिएशन के अंदर मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे लेट सपोज कंपनी को ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बात हो रही है, लेकिन एक्सपीरियंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग आगे आईसीए में कर रहे हो, तो ये सारे आपके फील्ड के एक्सपीरियंसेस है जो आप लोगों के सामने आएंगे। एक कंपनी को सपोज कर लो कि एक कंपनी को 3 साल बाद अपने शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करने हैं, राइट शेयर जो है वो इशू करना, ठीक है? अब जब कंपनी मार्केट के अंदर शेयर इशू करती है, तो कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा होता है, प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा होता है, तो उसके शेयर्स की भी क्या होती है? वर्थ होती है।
तो अब जब वो मार्केट के अंदर लेट सपोज कंपनी प्लानिंग कर रही है कि 3 साल बाद जो है वो मुझे राइट शेयर जो है वो इशू कर, और 3 ही साल बाद मुझे अपना एक एसेट को क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, अगर मैं एसेट को सेल करने जाता हूँ 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मुझे उस एसेट पर लॉस होगा या तो क्या होगा, गेन होगा। अगर अभी इन 2 सालों के अंदर मैं एसेट का डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दूं किसी तरीके से, अभी इन 2 सालों के अंदर एसेट का डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दूं, और जब तीसरे साल में जा करके एसेट को सेल करूंगा तो क्या होगा मुझे, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में डेप्रिसिएशन क्या दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया। तो अगले साल जब मैं एसेट को सेल करूंगा तो लाजमी 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 क्या होगा, मुझे उस एसेट के डिस्पोजल पर गेन होगा। और जब एसेट के डिस्पोजल पर गेन होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, और मुझे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी बनेगी। और फिर जब मैं राइट शेयर इश्यू करूंगा तो मार्केट में मेरे राइट शेयर्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। हालांकि क्या हुआ है उसके पीछे क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि आपने डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा चार्ज किया हुआ उस, ये ऑडिट पैरा भी बन जाता है इसके ऊपर। याद रखिएगा कि ये जो गेन और डिस्पोजल होता है ना, या लॉस और डिस्पोजल होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाखों की। जब कंपनी के अंदर आते हैं और जब कंपनी के अंदर एसेट सेल हो रहा होता है तो वो मिलियंस का एसेट होता है जो कि एसेट मार्केट के अंदर सेल हो रहा होता है, ये फिक्स एसेट है। और जब वो मिलियन का एसेट सेल होता है तो उसमें गेन और लॉस भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। फिर उसका इम्पैक्ट भी आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसका उतना ज्यादा पड़ता है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा नजर आता है। या आपका प्रॉफिट जो है, अगर लेट सपोज आपने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, तो जिस साल आप एसेट को सेल करोगे उस साल आपको लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर इम्पैक्ट करेगा। और क्या होगा, आपको लॉस नजर आ रहा होगा, आपकी शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से भी मैनिपुलेशन होती है। तो ये एक वैसे ही एक्सपीरियंस है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं, क्या पता आप लोगों को ना पता हो। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बिहाइंड द कंसेप्ट क्या है भाई, इस चीज के पीछे कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट लॉस और गेन का ये है कि डेप्रिसिएशन हमने कम चार्ज किया होता है या तो ज्यादा चार्ज किया। अगर तो कम चार्ज किया होता है तो फिर हमें उस साल क्या होता है, लॉस होता है। और अगर तो ज्यादा चार्ज किया होता है तो हमें उस साल क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो ये हमारा बेटा IAS स्टैटिस्टिक्स था। अभी हमने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, जस्ट हमने इसकी बेसिक पढ़ी है। अब चलते हैं हम IAS 36 की तरफ। यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ IAS 36 में, बस छोटी सी क्लास रह गई, थोड़ी सी रह गई, तो बस इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देते हुए चलो, कल की क्लास में हम इसको और आगे डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बस थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस लाइव क्लास में और जो मेरी रिकॉर्डेड यूट्यूब पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हमेशा याद रखना। देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ, वहां पर जो मैंने पढ़ाया था वो रमजानों में पढ़ाया था। पूरे रमजान हमारी क्लास चली थी, 1 महीने के अंदर हमने FACR कवर किया था। तो मैंने थोड़ी सी अपनी जो है ना वो स्पीड लगा के रखी हुई थी, तो हमने चीजों को इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा था। जी बेटा बिल्कुल, नोट शेयर हो जाएंगे, मेरा बच्चा क्लास के बाद शेयर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ें। अच्छा भाई, इम्पेयरमेंट आता है। देखो, जब रीवैल्यूएशन होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपको क्या करना होता है, कैरिंग वैल्यू निकालना। सब बच्चों को याद है कि जब भी रीवैल्यूएशन होगी तो बिफोर रीवैल्यूएशन आपको क्या निकालना है, कैरिंग वैल्यू निकालना है। अब तक के आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है। तो ऐसे ही जब इंपेयरमेंट होगी, इंपेयरमेंट यानी कि आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, जैसा भी हमने देखा भी था। तो तब भी आप क्या करोगे, कैरिंग वैल्यू निकालोगे। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू। जब रिवैल्यूएशन करो या इंपेयरमेंट करो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू पता होनी चाहिए कि उस टाइम आपके हिसाब से आपका एसेट कितने का है। स्टेप नंबर 1 ये तो है, लिख के रख लो कहीं पे भी कि आपको क्या पता होनी चाहिए, कैरिंग वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है,
कहीं पर लिखकर अपने पास जो है वो सेव कर लो। बिफोर इवैल्यूएशन, बिफोर इम्पेयरमेंट, बिफोर इवैल्यूएशन, बिफोर इम्पेयरमेंट हमें क्या पता होनी चाहिए? कैरिंग वैल्यू पता हो। कैरिंग वैल्यू निकालने के बाद, कैरिंग वैल्यू निकालने के बाद तो देखो कैरिंग वैल्यू मैंने क्या किया, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया। अच्छा, कैरिंग वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें से लेस करोगे रिकवरेबल अमाउंट। वहां पर हम क्या लेस कर रहे थे? फेयर वैल्यू लेस कर रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट लेस करेंगे। तो फिर हमें पता लगेगा हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ। अभी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं मैं आगे चल। अभी इम्पेयरमेंट लॉस कब होगा? अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगी तब। जैसे सपोज करो कैरिंग वैल्यू आई 1 लाख और रिकवरेबल अमाउंट आ गया हमारे पास 80,000, तो फिर जाकर के 20,000 की क्या होगी? इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है, इम्पेयरमेंट तब बुक होगी जब रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा? कम हो, वहां पर भी। वरना तो अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस पे चले जाओगे, वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। हमेशा इम्पेयरमेंट तब होती है, इम्पेयरमेंट लॉस तब होता है जब रिकवरेबल अमाउंट क्या हो? कम हो। जब रिकवरेबल अमाउंट क्या हो? कम हो। अब सर ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? अब सर ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट में बेटा दो चीजें आती हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने। रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें आती हैं। पहली है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से कोई एक आपकी रिकवरेबल अमाउंट होगी। जागते रहना भाई, जागते रहना। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 11 बजे, ठीक है? 11 बजे के बाद असल में आप लोगों की जो है वो सुबह होती है। जागते रहना। रिकवरेबल अमाउंट क्या हो? रिकवरेबल अमाउंट सर दो तरह की होती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है और वैल्यू इन यूज क्या होता है। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जैसे कि सपोज करो कि जब मैं एसेट की मार्केट, जैसे फेयर वैल्यू अभी हम आई 16 में पढ़कर आए तो उसकी एसेट की वैल्यू ये है। लेकिन इसमें से आप लेस कर देते हो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कि अगर इसको आप हटाते हो, यहां से हटाने का खर्चा कितना है उसको भी आपने क्या करना है? माइनस करना है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वो माइनस करना है, वो वैल्यू। और वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज ये होता है कि अगर आप उस एसेट को रखते हो, रखने के बाद आप उस एसेट से कितना कैश का इनफ्लो ले सकते हो। एसेट को जब आप यूज कर रहे हो बिजनेस के अंदर, क्यों यूज कर रहे हो भाई? कि आप ऑब्वियस सी बात है उससे आपका कैश का इनफ्लो आएगा ना। जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं वो आपके प्रोडक्शन में यूज हो रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे जिससे आपका कैश का इनफ्लो आएगा। तो दो चीजें होती हैं। फेयर वैल्यू अगर आप उसको अभी बेच देते हो, अभी बेच देते हो तो कितनी वैल्यू निकलेगी? अभी बेच देते हो तो कितनी वैल्यू मिलेगी? या अगर उसको रखे रखते हो अगले 4 साल तक, 5 साल तक, जितनी उसकी लाइफ उससे कितना कमा सकते हो। दो बात। पहली बात फेयर वैल्यू, यानी कि अभी बेच दो तो कितने पैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? वैल्यू इन यूज का मतलब ये है कि नहीं बेचना नहीं है इसको, बल्कि इसको रखना है और इससे कमाना है। और कितना कमा सकते हैं? कितनी लाइफ है? 5 साल इसकी लाइफ रह गई तो 5 साल तक हम इस एसेट से कितना कमा सकते हैं। तो दोनों चीजें, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है कि अभी बेच दो तो कितना पैसा आएगा। जैसे इस मोबाइल को मैं अभी बेच दूं तो कितना पैसा आ रहा है, फेयर वैल्यू। नहीं, इस मोबाइल को बेचूंगा नहीं, इस मोबाइल को मैं रखूंगा और मैं इसको यूज करूंगा और इस यूज करके मैं क्या करूंगा? कमाऊंगा इससे। तो मैं कितना कमा सकता हूं अगले 4 साल तक, 5 साल तक, जितनी एसेट की लाइफ है तब तक।
उससे कितना मैं अर्न कर सकता हूँ, कितना मैं कमा सकता हूँ, इसको मैं कहता हूँ वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू जितने का बेच दिया वो क्या है, फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज कितना कमा सकता हूँ इस एसेट से, दोनों में जो हायर होगा, जो ज्यादा होगा, वो आपका रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। दोबारा सुनो, मैंने कहा इंपेयरमेंट लॉस निकालते वक्त कैरिंग वैल्यू में से रिकवरेबल अमाउंट क्या करनी है, माइनस करनी है। सर रिकवरेबल अमाउंट क्या है, सर रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें आ जाएंगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, दूसरा वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, दूसरा वैल्यू इन यूज। दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। मतलब कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू इन यूज क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ यूज के लिए आपको देते हैं क्वेश्चन। दोनों में से दोनों में से जो हायर होगा, जो हायर होगा, जो हायर होगा, जो हायर होगा, वो आपका बनेगा रिकवरेबल अमाउंट। और उस रिकवरेबल अमाउंट को आप कैरिंग वैल्यू में से माइनस करोगे तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को कि इंपेयरमेंट लॉस किस तरीके से निकलता है। इंपेयरमेंट लॉस निकलता है कि सर कैरिंग वैल्यू में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से जो हायर होगा, जो ज्यादा होगा, जैसे सपोज करो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है आपके पास 80,000 आया और वैल्यू इन यूज जो है वो आपके पास 70,000 आया, तो दोनों में से हायर क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। 80,000 को आप अपना क्या बनाओगे, रिकवरेबल अमाउंट बनाओगे, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज दोनों में से जो हायर होगा वो आपका क्या बनेगा, रिकवरेबल अमाउंट। उसको आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अब वैल्यू इन यूज है ना, इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगा, कि देखो वैल्यू इन यूज के बारे में मैंने आपको क्या बताया, उससे आप कितना कमा सकते हो इन 4 सालों में, 5 सालों में कितना कमा सकते हो। पहले साल 1 लाख कमा रहे हो, दूसरे साल भी आप 1 लाख कमा रहे हो, तीसरे साल भी 1 लाख कमा रहे हो, चौथे साल भी 1 लाख कमा रहे हो, 5वें साल भी 1 लाख कमा रहे हो। एक फिक्स अमाउंट है जो आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। तो अभी प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है, प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है, कमा तो फ्यूचर में रहे हो लेकिन वो जो आपकी कमाई है उसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, उसको आप कहते हो वैल्यू इन यूज। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, फार्मूला मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू का। एएमए में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं। अच्छा सर, एक और सवाल सर, अगर लेट सपोज क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ना हो तो वैल्यू इन यूज को रिकवरेबल अमाउंट बना। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ना हो तो वैल्यू इन यूज को आप क्या बना लेना, रिकवरेबल अमाउंट बना लेना। सर अगर वैल्यू इन यूज ना हो क्वेश्चन में तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को आप क्या बना लेना, रिकवरेबल अमाउंट। मतलब दोनों में से जो चीज गिवन होगी वो आप क्या बनाओगे, रिकवरेबल अमाउंट। अगर दोनों गिवन होगी तो दोनों में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल बनेगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज होगी वो रिकवरेबल अमाउंट बनेगा। लेकिन अगर दोनों गिवन होंगी तो दोनों में से जो हायर होगा उसको आप क्या बनाओगे, रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन बस वैल्यू इन यूज में हमेशा याद रखना क्या निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, आज की वैल्यू निकलेगी। अकाउंटिंग आज में चल रही है, आज की वैल्यू निकलेगी और फिर वो वैल्यू को क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। तो ये बेटा आपका क्या था, इम्पेयरमेंट की थोड़ी सी थ्योरी थी। कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा, तो फिर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो IS 16 और IS 36 के जितने कंसेप्ट थे वो मैं आप लोगों को दे चुका। एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया लेकिन वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। जिसमें अभी हमने इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करना सीखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ही ना आपका इम्पेयरमेंट लॉस भी एडजस्ट होता है, लेकिन वो आगे चल के मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। आज की क्लास बेटा आप लोगों की कैसी रही, किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैंने सीखी है,
सीखी सॉरी सोचिए, वो ये सोचिए कि जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, लेक्चर कल तक अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, अब देखो लेक्चर तो ये है बहुत बड़ा। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा अभी जिसने लाइव क्लास ले ली है वो इन फ्यूचर जो है वो इसको दोबारा से देखेगा। हाँ, जिसकी क्लास रह गई होगी वो इसको देखेगा, लेकिन जिसने क्लास ले ली है, जी बेटा दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी लाजमी, जो चीज गिवन होगी उसको आप रिकवरेबल अमाउंट बनाओ। अगर दोनों चीजें गिवन होंगी तो फिर आपने क्या करना है, जो हायर ऑन होगा वो लेके जाओ। अच्छा, मैं बता रहा था कि अब मैंने ये सोचा जैसे ही हमारी ये क्लास खत्म होगी एएमए की भी, मतलब कोई टॉपिक खत्म हो गया एफएसीआर के अंदर भी और एएमए के अंदर, जैसे ही खत्म होगा ना तो उसकी 20 मिनट की एक वीडियो बनेगी छोटी, आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो बनाएंगे 20 मिनट में। उस 20 मिनट के अंदर ना हम पूरा का पूरा जितना पढ़ा होगा ना उस आईएएस में या उस टॉपिक के अंदर उसको रिव्यू करेंगे। और रिव्यू करके वो 20 मिनट की वीडियो हम सेपरेटली एग्जाम के लिए संभाल के रख लें, कि जैसे ही एग्जाम्स हमारे करीब आएंगे ना तो आप लोगों को पूरी पूरी वीडियोस ना देखनी पड़े, 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की, क्योंकि सीख तो आप लोग चुके हो। बस अब आपको क्या करना, रिमाइंडर करवाना, प्रैक्टिस करोगे चीजें याद हो जाएंगी। जब पेपर में जाओगे तो उससे एक दिन पहले वो 20 मिनट की वीडियो देखोगे ना तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा ना तो हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर 20 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे, 20 से 30 मिनट की या 25 मिनट की या 15 मिनट की। तो सारी चीजें हम क्या कर लेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। किसी का और कोई सवाल हो मेरे बच्चों तो पूछ लो मुझसे, नहीं तो छुट्टी कर। नहीं बेटा, वैल्यू यूज ना आपको क्वेश्चन में कभी कभार कैलकुलेट करनी पड़ जाती है, वो मैं बताऊंगा मेरे बच्चों आपको। एमसीक्यूज में खुद करवाऊंगा, हर क्वेश्चन में खुद करवाऊंगा, एमसीक्यूज भी मैं खुद करवाऊंगा, खुद प्रोवाइड करूंगा, एमसीक्यूज में खुद करवाऊंगा, एमसीक्यूज की टेंशन मत। टॉपिक के साथ साथ भी एमसीक्यूज भी चलेंगी। आप मेरी पिछली वीडियोस यूट्यूब पे उठाकर देखो, मैंने हर टॉपिक की एमसीक्यूज करवाई। अब बेटा मुझे सर उमर मुनीर की टिकट का नहीं पता। पेपर आता है दो चीजों से, कैब से आ जाता है या तो एसीसीए से आता है, इन दो से आता है। इनके एमसीक्यूज करके जाओ। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रेफर करेंगे, प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बहुत है। हाँ हाँ बिल्कुल, F7 हो गया। और कैब की जो दो बुक्स है, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनके उनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और साथ साथ सीए और आपके आपका जो एसीसी है उनकी बुक्स के एमसीक्यूज करके चले जाना, तो पेपर आराम से, हलवा पेपर है ये, हलवा पेपर है, इतना मुश्किल नहीं है। ये जो जितना मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है ना, इसको ही अगर आपने एब्जॉर्व कर लिया ना, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आगे चल के एक दो दफा जब रिवीजन करोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करोगे चीजों को, तो आपको याद हो जाएंगी चीजें और फिर आसान हो जाएगा। एएमए से बहुत आसान है। मैंने ग्रुप में शेयर की थी। अच्छा, किसी के पास अगर बेटा वो बुक्स हो दोबारा से ग्रुप में दोबारा से शेयर कर देना, कैब की भी और एसीसी की भी, नहीं तो मैं दोबारा से कर दूँ, ग्रुप में पड़ी हुई। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। जी बेटा, यही लेक्चर जितने क्वेश्चंस में करवाऊंगा, जो हैंड आउट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसकी प्रैक्टिस करना, तो इंशाल्लाह ताला निकल जाए। इन्हीं लेक्चर्स में से आ रहा हूँ। ठीक है जी, और तो किसी का कोई सवाल नहीं। मैं शेयर कर रहा हूँ क्लास ग्रुप में। किसी का और कोई सवाल तो नहीं है?
जिस जोश के साथ अभी पढ़ रहे हो ना पहली क्लास में, आखिरी क्लास तक इसी जोश के साथ पढ़ते रहोगे ना, एफएससीआर निकल जाएगा। बस ये याद रखो, यही जोश मुझे आखिरी क्लास तक चाहिए, तो निकल जाएगा पेपर। बिल्कुल इंशाल्लाह टॉप करो। क्या बात है, बिल्कुल टॉप करना। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आएगा इसलिए आएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो? क्लियर है सबको मतलब? ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है। फिर अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। इसका पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।